हाय स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है यूसीसी एजुकेशनल हब ऑफिशियल यूट्यूब पेज पर। देखिए, हम अपनी क्लासेस को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। उससे पहले आपके लिए कुछ लाइनें हैं। क्या कहती हैं लाइनें? देखिए, सफलता की राह पर चलने का पहला कदम खुद पर विश्वास। भाई, जब तक खुद पर विश्वास नहीं होगा कि मैं कर सकता हूँ ये काम, जब तक खुद पर विश्वास नहीं होगा तब तक आगे नहीं बढ़ पाओगे आप। ठीक है, ठीक है। हमारे एक वो कहावत भी तो है कि भाई, जब खुद पर विश्वास हो तो फिर दुनिया जीती जा सकती। खुद पर विश्वास हो तो क्या, दुनिया जीती जा सकती है। और अगर खुद पर ही विश्वास नहीं होगा तो फिर भाई आप आगे सीढ़ियां नहीं चढ़ पाओगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। चलिए फिर अपनी क्लासेस को आगे बढ़ाते हुए अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्योंकि क्वेश्चन क्या कहता है हमें, ये देखिए आगे हमारे पास पहला क्वेश्चन। ये लो, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछा है भाई, असत्य। चलिए, खुद पर विश्वास करते हुए क्वेश्चन का आंसर देते चलिए और आगे बढ़ते चलिए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट क्या कहते हैं। कि पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिकाओं की तुलना में छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती है। क्या बोल रहा है? पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिकाओं की तुलना में छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती है। नहीं भाई, जंतुओं में छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती है। इनमें जंतुओं में छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। प्लांट्स में बड़ी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, प्लांट्स में बड़ी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, पादप कोशिकाएं सामान्यतः जंतु कोशिकाओं से बड़ी होती है। भाई, प्लांट हमारे से आकार में बड़े भी तो होते हैं, तो उनकी सेल्स जो होती हैं हमारी तुलना में, यानी कि जंतुओं की तुलना में क्या होती हैं, बड़ी होती है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड क्या बोलता है, जंतु कोशिकाओं में लवक नहीं पाए जाते। जंतु कोशिकाओं में लवक यानी कि प्लेस्टिड नहीं पाए जाते। बिल्कुल, हमारे में कौन से थोड़े लवक पाए जाते हैं, हमारे में लवक नहीं पाए जाते हैं। प्लांट्स में कौन से होते हैं? प्लांट्स में 3 प्रकार के लवक होते हैं। क्लोरोप्लास्ट, हमारे में नहीं थे। प्लांट्स में यानी कि प्लांट्स में 3 प्रकार के लवक होते हैं। एक होते हैं क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। दूसरे हैं क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। और थर्ड है ल्यूकोप्लास्ट। कौन से हैं? ल्यूकोप्लास्ट। आ गई समझ? जो प्लांट्स हैं उनमें 3 प्रकार के लवक पाए जाते हैं। एक है क्लोरोप्लास्ट, जो किसके लिए उत्तरदायी है? जो हरे कलर के लिए उत्तरदायी है। प्लांट का रंग कैसा होता है? मोस्टली हरा होता है। तो वो किसके कारण होता है? क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। दूसरा है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट ये यानी कि ये होता है कलरफुल होता है। कैसा होता है? कलरफुल होता है। इसको वर्णी क्या कहते हैं? वर्णी लवक भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? वर्णी लवक भी कहते हैं। वर्णी लवक यानी कि ये कलरफुल होता है। प्लांट्स जो होते हैं ना, कलरफुल होते हैं, जो फैशन के लिए लगाए जाते हैं प्लांट्स, इंडोर प्लांट्स जो होते हैं खासकर, वो कैसे होते हैं? क्रोमोप्लास्ट होते हैं। वो थर्ड है ल्यूकोप्लास्ट, यानी कि ये कैसे होते हैं? रंगहीन होते हैं। कैसे होते हैं भाई? रंगहीन होते हैं। तो हम थोड़ी होते हैं रंगहीन, ठीक है? तो रंगीन या फिर रंगहीन हम थोड़ी होते हैं, ठीक है? मानव का तो स्वभाव है कलर बदलना, वैसे मानव कोई कलर का नहीं होता, ठीक है? मानव का बस स्वभाव होता है चेंज होना। बाकी ये जो चेंज होने के जो असली गुण है वो किन में होते हैं? प्लांट्स में होते हैं। क्योंकि जो क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो हरा रंग का होता है, क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो वर्णी लवक होता है, और जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो कैसा होता है? रंगहीन होता है। मानव की तो स्वभाव में ये गुण है, लेकिन प्लांट्स में तो ये गुण पाए जाते हैं, ठीक है? तो चलो अगली लाइन में बढ़ते हैं। ये क्या कर रहे हैं कि जंतु कोशिकाओं में लवक नहीं पाए जाते। सही बात है कि जंतु कोशिकाओं में लवक नहीं पाए जाते। फोर्थ ऑप्शन क्या है? पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्तियां पाई जाती हैं, यानी कि सेल वॉल पाई जाती हैं। प्लांट में क्या पाई जाती है? सेल वॉल पाई जाती हैं, जबकि जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती। तो जंतु कोशिकाओं में क्या पाई जाती है? सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, यानी कि कोशिका झिल्ली पाई जाती है, ठीक है? और प्लांट्स में क्या होती है? कोशिका भित्ति होती है।
कोशिका जो भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। किसकी बनी होती है भाई? सेलुलोज की बनी होती है। और जो प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन होती है वो किसकी बनी होती है? पीएलपी की बनी होती है। किसकी बनी होती है? पीएलपी की बनी होती है। ठीक है, तो भाई ये स्टेटमेंट भी क्या है? सही है कि भाई प्लांट्स में तो क्या होती है? सेल वॉल होती है, जबकि जंतु कोशिकाओं में नहीं होती। जंतु कोशिकाओं में क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है। तो अपने स्टेटमेंट के हिसाब से जो पहला स्टेटमेंट है वही गलत है कि भाई पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिकाओं की तुलना में छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती है। छोटी नहीं भाई, बड़ी पाई जाती है। छोटी नहीं, कैसी होती है? बड़ी रिक्तिकाएं होती है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आया इतना समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाई थोड़ी फास्ट बोलने की आदत है। चलिए ये आ गया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से गुणसूत्र लड़की के जन्म के कारक होते हैं? लड़की के जन्म के कारक या फिर जीन होते हैं, कौन से होते हैं? देखिए ऑप्शन में देखते हैं। देखिए इससे पहले आपको बता दें हम, जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वो कौन से होते हैं, लिंग कौन से होते हैं? जो गुणसूत्र हैं वो दो टाइप के होते हैं। गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं? गुणसूत्र दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहले जो है वो होते हैं एलिंग गुणसूत्र, मतलब कोई सा भी सीक्वेंस आ सकता है। एक होते हैं एलिंग गुणसूत्र, एसेक्सुअल क्रोमोसोम, और एक होते हैं लिंग गुणसूत्र यानी कि सेक्सुअल क्रोमोसोम। लिंग गुणसूत्र दो प्रकार के हो गए। जो अलिंग गुणसूत्र हैं वो लिंग निर्धारण में भाग नहीं लेते। लिंग निर्धारण में भाग नहीं लेते, ये 22 जोड़ी होते हैं। और जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वो लिंग निर्धारण में भाग लेते हैं, ये कितने होते हैं? एक जोड़ी होते हैं। कितने होते हैं भाई? एक जोड़ी होते हैं। ये 22 जोड़ी होते हैं। आ गई समझ? तो गुणसूत्र कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के। एक होते हैं एसेक्सुअल क्रोमोसोम और दूसरे होते हैं सेक्सुअल क्रोमोसोम। देखते हैं जो लिंग निर्धारण है वो कैसे होता है कि भाई ये हो गया मेल। मेल के दो क्रोमोसोम कौन से होते हैं? एक्स और वाई। और फीमेल, फीमेल एक बार ऊपर देख। इतना आ गया समझ में? थोड़ा पेज थोड़ा चेंज करता ना यहाँ पे। ऊपर देखो, यहाँ देखो। जो मेल क्रोमोसोम है, मेल क्रोमोसोम उसमें कौन से होते हैं? एक्स और वाई होते हैं। ठीक है, और फीमेल में कौन से होते हैं? फीमेल, फीमेल में होते हैं एक्स और एक्स। फीमेल में होते हैं एक्स और एक्स। ये जो हम चार्ट बना रहे हैं वो है लिंग निर्धारण का। किसका है? लिंग निर्धारण का है। लिंग निर्धारण यानी कि लड़के और लड़की का निर्धारण का है। ठीक है, अब देखते हैं। यह आ गया एक्स और एक्स। दूसरा भी क्या हो गया? एक्स और एक्स। एक्स और वाई, वाई एक्स भी लिख सकते हैं भाई। लाइन बड़ी तेजी जाती है। यहाँ पर एक्स और वाई आया समझ? यह है लिंग निर्धारण का चार्ट। मेल में कौन से क्रोमोसोम होते हैं? दो होते हैं, एक्स और वाई। फीमेल में कौन से होते हैं? एक्स और एक्स। जब इनका क्रॉस करवाएंगे तो क्रॉस में हम पता चलेगा कि भाई 50% तो क्या है? एक्स एक्स है। 50% एक्स एक्स है, जो किसको किसको इंडिकेट करता है? वो लड़की को। किसको? लड़की को, गर्ल को इंडिकेट करता है। और दो जो 50% जो है एक्स वाई जो है, 50% ये होते हैं जो किसको इंडिकेट करते हैं? लड़के को यानी कि बॉय को। किसको करते हैं? बॉय को। ठीक है, आई समझ? तो ये लिंग निर्धारण का चार्ट था। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है हमें? निम्नलिखित में से कौन से गुणसूत्र लड़की के जनन के कारक होते हैं? इससे पहले आप जो ये आप नोट डाउन कर सकते हो। एक मिनट।
आया इतना लिंग निर्धारण का जो चार्ट है समझ में, मेल में XY होते हैं और फीमेल में XX होते हैं, जिसमें अगर इनका हम क्रॉस करवाएंगे तो 50% जो चांसेस होते हैं वो किसके होते हैं, फीमेल यानी कि लड़की के होते हैं, और 50% किसके होते हैं, लड़के के होते हैं। अब अपने आते हैं ऑप्शन पे। ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है, क्या XY होते हैं? भाई XY किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, लड़के को, तो ये तो होते हैं लड़के को, ठीक है। दूसरा क्या कर रहा है, XZ, भाई ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि जेड नाम की कोई चीज नहीं होती गुणसूत्रों में, ओनली X होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या कहता है, वाई वाई, भाई दो वाई क्रोमोसोम कभी भी नहीं होते, ओनली सिंगल वाई होता है, जो किसमें होता है, मेल में होता है। ऑप्शन नंबर फोर क्या आ रहा है, एक्स एक्स, तो जो फीमेल को जो रिप्रेजेंट करते हैं, इंडिकेट करते हैं, वो कौन से हैं, एक्स एक्स होते हैं। आ गई समझ? तो निम्नलिखित में से कौन से गुणसूत्र लड़की के जन्म के कारक होते हैं, लड़की के जन्म के कारक होते हैं? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, यानी कि जो एक्स एक्स होते हैं वो लड़की के जन्म के कारक होते हैं, और लड़के के कौन से होते हैं, एक्स वाई होते हैं। वैसे हमें इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो मिल गया, ऑप्शन नंबर डी। आया इतना समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आ गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है, यानी कि आरबीसी का निर्माण पूछा है, किसका, आरबीसी का निर्माण पूछा है। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड, कार्पल्स भी होती है भाई, सेल्स भी होती है। सेल्स का मतलब कोशिका, कार्पल्स का मतलब होता है कणिका, तो हमें यहाँ कणिका बोला तो रेड ब्लड कार्पल्स का निर्माण कहाँ होता है, इन ह्यूमन, मानव में। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है, तिल्ली, जिसको हम पलीहा कहते हैं, क्या कहते हैं, पलीहा कहते हैं। तो पलीहा के बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई पलीहा को क्या कहा जाता है, पलीहा को कहा जाता है आरबीसी का कब्रिस्तान। क्या कहा जाता है भाई, आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे आरबीसी जो है डैमेज होती है। डैमेज होकर क्या बनाती है, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, क्या बनाती है भाई, बिलीरुबिन, बिलीरुबिन व बिलीवर्डिन बनाती है, बिलीरुबिन व बिलीवर्डिन बनाती है, बिलीरुबिन व बिलीवर्डिन बनाती हैं। आ गई समझ में? तो जो तिल्ली है या पलीहा है उसको क्या कहा जाता है, आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर दो है हार्ट, हृदय, भाई हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, मानव में, मानव के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, मानव के हृदय में होते हैं 4 कोष्ठ होते हैं। कितने कोष्ठ होते हैं भाई, 4 कोष्ठ होते हैं। इनमें से 2 तो क्या होते हैं, आलिंद होते हैं, 2 क्या होते हैं, ओरिकल होते हैं, 2 ओरिकल होते हैं, और 2 वेंट्रिकल होते हैं, कि 2 निलय होते हैं, आलिंद और निलय। आगे समझ, मानव में हृदय में कितने कोष्ठ हो गए, 4 कोष्ठ हो गए, ठीक है। यहाँ से आप क्वेश्चन बताना कि जो पक्षी होते हैं, पक्षियों के हार्ट में कितने चेंबर होते हैं, पक्षियों के हार्ट में कितने चेंबर होते हैं, कमेंट बॉक्स में छाप के जरूर बताना, देखे कितने चेंबर होते हैं। जो अपने प्रीवियस जो वीडियोस हैं, प्रीवियस जो क्लासेस हैं, उनमें अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है पक्षियों को, मानव को, रेप्टिलिया को, मेमेलिया को, एवीज, स्पीसीज, सारे एम्फीबिया, सभी को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया, ठीक है। तो जो हर्ट है वो मानव, जो हर्ट है मानव में कितने कोष्ठक युक्त होता है, 4 कोष्ठ युक्त होता है, जिनमें 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। आगे समझ। ऑप्शन नंबर 4 अस्थि मज्जा, बोन मेरो, इसको क्या कहते हैं, बोन मैरो कहते हैं, ठीक है, बोन मेरो। तो इसके अंदर क्या होता है, आरबीसी का निर्माण होता है, आरबीसी का निर्माण, आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है भाई, अस्थि मज्जा में होता है। लेकिन जो शिशु होते हैं, कौन होते हैं, शिशु, यानी कि भ्रूणीय अवस्था में, या बोले कि भ्रूणीय अवस्था में, भ्रूणीय भ्रूणीय अवस्था में, भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है भाई, किसमें होता है, तिल्ली में होता है, किसमें होता है, तिल्ली में होता है। आ गई समझ? तो यहाँ से पूछ लिया जाता है भाई क्वेश्चन कई बार, भ्रूणीय अवस्था या फिर शिशु में जो आरबीसी का निर्माण है वो कहाँ पर होता है, तिल्ली में। लेकिन वयस्क में क्या कहते हैं, इसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं,
अस्थि मज्जा या बोन मैरो जिसको कहते हैं, उसमें किसका निर्माण होता है? आरबीसी का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर 4 क्या कहता है? लीवर। लीवर में क्या बनता है भाई? किसकी फॉर्मेशन होती है? तो पितरस की फॉर्मेशन होती है। किसकी? पितरस की फॉर्मेशन होती है, जिसको हम बाइल जूस कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइल जूस कहते हैं। ठीक है, पितरस की फॉर्मेशन होती है। फिर जो पितरस है वो संग्रहित किसमें रहता है? संग्रहित रहता है भाई किसमें? पित्ताशय में। किसमें संग्रहित रहता है? पित्ताशय में ये संग्रहित रहता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, यानी कि मानव में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है? कहाँ पर होता है आरबीसी का निर्माण? अस्थि मज्जा में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, अस्थि मज्जा के अंदर लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, लाल रक्त कणिकाओं का। अच्छा, लाल रक्त कणिकाओं में क्या होता है? एक श्वसन वर्णक होता है। क्या होता है? श्वसन वर्णक होता है। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हीमोग्लोबिन। क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन कहते हैं। और इसका रंग कैसा होता है? लाल। मानव में कैसा रंग होता है इसका? लाल रंग होता है। क्लियर? इसका आंसर क्या हो गया? अस्थि मज्जा, बोन मेरो। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए हम जीत तो हासिल कर ही लेंगे। ठीक है, मंजिल को तो हम पा ही लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मानव शरीर में भोजन का अवशोषण होता है। मानव शरीर में भोजन का अवशोषण कहाँ पर होता है? ये पूछा है। देखिए ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। पहला कहता है क्या लीवर में होता है अवशोषण? नहीं, लीवर में तो क्या है, पाचन के लिए जो जूस होता है बाइल जूस, वो फॉर्मेट होता है, यानी फॉर्मेशन की जाती है बाइल जूस। क्या होता है? बाइल जूस जो होता है, यानी कि जिसको हम कहते हैं पितरस। पितरस फॉर्मेशन होती है किसमें? यानी कि पितरस का निर्माण किसमें होता है? लीवर में होता है, यकृत में होता है। और जो यकृत है वो क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? लीवर होती है भाई। कौन सी होती है? लीवर या फिर यकृत होती है। क्या आमाशय में क्या कर रहा है? आमाशय में भोजन का पाचन अवशोषण होता है? नहीं, आमाशय में भोजन का अवशोषण नहीं। यहाँ पर क्या होता है? HCl होता है, जो भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। HCl के बारे में क्वेश्चन है कि भाई इसका पूरा नाम क्या होता है? HCl का पूरा नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या है? हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। फुल फॉर्म पूछ लेते हैं कई बार। ठीक है, तो जो HCl है वो कहाँ पर बनता है? आमाशय में। आमाशय में बनता है, और इसका पूरा नाम क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, यानी स्टोमक में। ऑप्शन नंबर 3 क्या कहता है? छोटी आंत जो होती है वो आहार नाल एलिमेंट्री जो केनाल होती है उसका सबसे बड़ा पार्ट होती है, उसका सबसे बड़ा भाग होती है। इसके इस भाग के अंदर जो है, यानी कि जो ये छोटी नली है, छोटी आंत है, सॉरी, इस छोटी आंत के अंदर क्या होते हैं? अंगुली जैसे उभार पाए जाते हैं। अंगुली जैसे सैकड़ों उभार पाए जाते हैं। इनको सूक्ष्म प्रवर्ध या माइक्रोविलाई भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सूक्ष्म प्रवर्ध या माइक्रोविलाई माइक्रोविली या विलाई भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो माइक्रोविलाई या सूक्ष्म प्रवर्ध है वे छोटी आंत के क्षेत्रफल को बढ़ाती है। तो क्या करती है? छोटी आंत के क्षेत्रफल को बढ़ाती है, और साथ ही जो भोजन है उसका पचा हुआ जो भोजन है उसका क्या करती है? पचे हुए भोजन का अवशोषण, एब्जॉर्वेशन करती है। क्या करती है? अवशोषण करती है, एब्जॉर्वेशन करती है। फिर यहाँ पे जुड़ी होती है, यहाँ पे रक्त नलिकाएं क्या जुड़ी होती हैं? रक्त वाहिकाएं जुड़ी होती हैं, और रक्त नलिकाएं जुड़ी होती हैं। ये जो माइक्रोविलाई के द्वारा जो अवशोषित किया गया जो रस होता है उनको लेके जाके पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करती है। आगे समझ में? तो छोटी आंत में जो है एलिमेंट्री केनाल का सबसे बड़ा भाग होती है। इस भाग के अंदर क्या होता है? भोजन का अवशोषण और भोजन का पाचन दोनों इसी आंत में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसका एक क्वेश्चन और बनता है कि मानव शरीर में भोजन का सर्वाधिक पाचन कौन से भाग में होता है? कौन से भाग में होता है? आंत के
छोटी आंत में। किसमें होता है भाई? छोटी आंत में। बड़ी आंत में क्या होता है? बड़ी आंत में एकमात्र काम होता है जो अवशोषित किया गया जो भोजन है उनमें से केवल जल का अवशोषण करना। क्या करना? जल का अवशोषण करना भाई। जल का क्या करना? अवशोषण करना। आ गई समझ में? जल का अवशोषण करना। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास क्या आंसर निकल के आया कि भाई मानव शरीर में भोजन का अवशोषण कौन से भाग में होता है? तो कौन से भाग में होता है? छोटी आंत में। किसमें होता है भाई? छोटी आंत में। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? सूक्ष्म परवर्ध पाए जाते हैं, बहुत सारे विली पाए जाते हैं, अंगुलीनुमा परवर्ध पाए जाते हैं जो छोटी आंत के क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं और ये पचे हुए भोजन का फिर क्या करते हैं? अवशोषण करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत में भोजन का अवशोषण होता है। आया इतना समझ में? तो आया तो भाई बिल्कुल लाइक करते हुए चलना, शेयर करते हुए चलना क्लास को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई तो कुछ ज्यादा नेक्स्ट जाता है कभी कभी। तो ये आ गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। पढ़ो, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्या पूछ लिया? आंसर ही नहीं दे पाए। ये है रॉयल डिजीज, रॉयल बीमारी किस रोग को कहा जाता है? रॉयल बीमारी। भाई देखो बीमारियां भी रॉयल होने लगी। ठीक है, देखते हैं रॉयल बीमारी किस बीमारी को कहते हैं। देखिए ऑप्शन में आ जाते हैं हम। ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया जो है सबसे पहले जो रॉयल डिजीज है वो एक आनुवांशिक बीमारी है। ये क्या है भाई? आनुवांशिक बीमारी है। आनुवांशिक बीमारी यानी कि खानदान से मिली हुई बीमारी होती है भाई ये आनुवांशिक बीमारी। समझ गए? खानदान से निकली हुई आगे आगे चलती जाती है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। आनुवांशिक का मतलब तो वही होता है। ठीक है। ल्यूकीमिया इसमें क्या हो जाती है? रक्त की कमी, या फिर जो ब्लड कैंसर जो होता है वो क्या होता है? ल्यूकीमिया होता है। ठीक है। थैलीसीमिया ये भी रक्त की बीमारी है। ये भी क्या है? आनुवांशिक बीमारी। क्या है? आनुवांशिक डिजीज, आनुवांशिक बीमारी या आनुवांशिक डिजीज होती है। थैलेसीमिया भी और ल्यूकीमिया भी क्या है? ल्यूकीमिया आनुवांशिक नहीं होती, ल्यूकीमिया। ठीक है। ब्लड कैंसर, ल्यूकीमिया ल्यूकेमिया होता है भाई, ल्यूकेमिया। ठीक है, ब्लड कैंसर। फिर है वर्णांधता। वर्णांधता का मतलब है ये भी आनुवांशिक बीमारी है, आनुवांशिक बीमारी है। इस बीमारी में क्या होता है? आनुवांशिक बीमारी। इस बीमारी में जो है रोगी जो है रंगों की पहचान नहीं कर पाता। रोगी क्या होता है? लाल नीले रंग की पहचान नहीं कर पाता। प्राथमिक जो कलर होते हैं ना उनकी पहचान, रंगों की पहचान नहीं कर पाता। आगे समझ? वर्णांधता क्या होती है? जो प्राथमिक कलर होते हैं उनकी पहचान नहीं होती है रोगी को, भाई कौन सा काला है, कौन सा हरा है, कौन सा लाल है। ठीक है, उन कलर्स की पहचान नहीं हो पाती, उसे कहते हैं वर्णांधता। फिर आते हैं हम हीमोफीलिया पे। जो हीमोफीलिया है ये ऐसा मानते हैं कि सबसे पहले जो महारानी विक्टोरिया है, ब्रिटेन की जो महारानी विक्टोरिया थी, विक्टोरिया महारानी विक्टोरिया में ये सबसे पहले ये रोग देखा गया था। कौन सा रोग? हीमोफीलिया। ये रोग देखा गया था, उनकी फैमिली में देखा गया था उस टाइम। तो इसको इसलिए इसको क्या कहा जाता है कि भाई रॉयल डिजीज या रॉयल बीमारी कहा जाता है। ठीक है, महारानी है ये विक्टोरिया, क्या है? ब्रिटेन की महारानी है। इसीलिए इस बीमारी को क्या नाम दे दिया गया? रॉयल डिजीज दे दिया गया। इस बीमारी में क्या होता है कि भाई अमूमन यानी कि मोस्टली क्या होता है कि हमारा जो ब्लड का थक्का है यानी कि रक्त का थक्का, ब्लड क्लोटिंग जो है, रक्त का थक्का, रक्त का थक्का बनने में कुछ समय ही लगता है। ठीक है, एक सेकंड से 3 या 5 सेकंड के अंदर क्या होता है? रक्त का थक्का है, 10 मान लेते हैं ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, इसमें क्या होता है? हमारे जो सामान्य नॉर्मल जो इंसान होते हैं उनमें क्या होता है कि भाई रक्त का थक्का कुछ सेकंड के अंदर बन जाता है। ठीक है, और रक्त का थक्का बनाने में कौन काम होती है? प्लेटलेट्स काम करती है। कौन काम करती है? प्लेटलेट्स काम करती है, प्लेटलेट्स। लेकिन इस बीमारी के अंदर क्या होता है? रॉयल डिजीज के अंदर क्या होता है कि भाई रक्त का थक्का बनने में 1 घंटे से लेकर
कितने? 1 घंटे से लेकर 24 घंटे तक का समय लगता है रक्त का थक्का बनने में। भाई जब हम 1 सेकंड से लेकर 10 सेकंड, हमारे जो सामान्य इंसान है, जब हम है, हमारी थोड़ी सी चोट लग जाती है तो उतनी सी देर में कितना ब्लड बह जाता है, बहता कि नहीं बहता? तो इसमें तो क्या होता है कि भाई 1 घंटा मिनिमम है, ये 1 घंटा तो मिनिमम है। 1 घंटे में तो पूरी बॉडी में से ब्लड साफ हो जाएगा, 1 घंटा लगेगा नहीं इतना। ठीक है, 1 घंटे में बॉडी में ब्लड साफ। तो इस डिजीज में क्या होता है कि भाई जो रक्त का थक्का बनता है, ब्लड क्लोटिंग जो होती है, इसको होने में 1 घंटे से लेके कितना 24 घंटे का समय लगता है। तो इतनी देर में तो बॉडी का पूरा ब्लड निकल जाएगा। ठीक है, पूरा ब्लड निकल जाने के कारण उसकी डेथ वैसे ही हो जाएगी। ठीक है, इसको इसलिए हीमोफीलिया किसे कहेंगे? तो भाई रक्त का थक्का टाइम पर न बन पाना या फिर रक्त का थक्का बनने में 1 घंटे से लेकर 24 घंटे का समय लगता है, उतने में तो क्या बॉडी से ब्लड पूरा निकल जाएगा और उस रोगी की क्या हो सकती है? डेथ हो सकती है या हो ही जाती है इतने टाइम में तो। ठीक है, तो इसे कहते हैं हीमोफीलिया। क्या कहते हैं? हीमोफीलिया। महारानी विक्टोरिया, ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया में देखा गया उनकी फैमिली में, तो इसलिए उसको क्या कहते हैं? रॉयल डिजीज कहते हैं या रॉयल बीमारी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, यानी कि रॉयल बीमारी किस रोग को कहा जाता है? हीमोफीलिया को। किसको कहा जाता है भाई? हीमोफीलिया को। ऑप्शन नंबर ए या फर्स्ट जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे इतना समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, देखे, सफलता की सीढ़ी चढ़ते हुए चलिए, छलांग मत लगाइए, छलांग लगाओगे तो फिर धड़ाम से गिरने का खतरा भी होता है। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? जीवन की मूलभूत इकाई क्या होती है? जीवन की मूलभूत इकाई क्या होती है? बताइए देखे। क्या कोशिका होती है? क्या अंग होते हैं? क्या उत्तक होता है? क्या नाभिक होता है? जीवन की मूलभूत इकाई। तो जीवन की जो मूलभूत यूनिट होती है, यानी कि जिसकी हमें सख्त आवश्यकता होती है, वो कौन होती है पता है क्या? इससे एक क्वेश्चन है कि भाई मानव शरीर या फिर शरीर की शरीर की संरचनात्मक संरचनात्मक व क्रियात्मक संरचनात्मक व क्रियात्मक यूनिट जो होती है, क्रियात्मक इकाई जो होती है, वो कौन होती है? कोशिका होती है। कौन होती है? कोशिका होती है। कोशिका मिलकर कोशिका मिलकर क्या बनाती है? कोशिका मिलकर बनाती है उत्तक। क्या बनाती है? उत्तक। टिश्यू बनाती है, यानी कि कोशिकाओं का ग्रुप मिलकर क्या बनाएगा? टिश्यू बनाएगा। और टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं? अंग बनाते हैं। क्या बनाते हैं? आंख, नाक, कान जो है अंग बनाते हैं। और अंग मिलकर क्या बनाते हैं? तंत्र बनाते हैं, जैसे तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र। ठीक है, तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, ये तंत्र बनाते हैं। और फिर तंत्र मिलकर हमारे क्या निर्माण करते हैं? शरीर का निर्माण करते हैं। सीक्वेंस भी पूछ लिया जाता है कई बार इनका। ठीक है, तो जो सेल होती है कोशिका, एक तो हो गया शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होगी, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या हो गई? सेल हो गई। फिर अगर इनका सीक्वेंस पूछ लिया जाए तो इनका सीक्वेंस क्या होता है कि जो सेल होती हैं वो मिलकर क्या बनाती है? टिश्यू बनाती है, उत्तक बनाती है। फिर उत्तक का ग्रुप मिलकर क्या बनाता है? अंग, आंख, नाक, गला, आंख, नाक जो होते हैं, हाथ पैर जो होते हैं, क्या बनाते हैं? अंग बनाते हैं। और फिर अंग का ग्रुप मिलकर क्या बनाता है? पूरा सिस्टम बनाता है, तंत्र बनाता है। जैसे क्या हो गया? पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र। ठीक है, ये सारे बनाएंगे तंत्र, और सारे के सारे तंत्र का ग्रुप मिलकर क्या बना लेता है? फिर पूरी होल बॉडी बना लेता है, यानी कि पूरा शरीर बना लेता है। तो भाई जीवन की जो मूलभूत इकाई है वो क्या निकल कर आई है हमारे पास? सेल। जो सेल के मिलकर क्या बनाती है? उत्तक बनाती है। उत्तक मिलकर क्या बनाते हैं? अंग बनाते हैं। फिर अंग से क्या आ गया? तंत्र आ गया। और तंत्र से क्या आ गया? पूरा शरीर आ गया। बिना सेल के नाभिक किसी काम का नहीं होता, क्योंकि किसी सेल में जो नियंत्रण केंद्र होता है वो क्या होता है? उसका नाभिक ही होता है। आगे समझ। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास क्या निकल के आया? ऑप्शन नंबर ए, सेल। क्या निकल के आया? ऑप्शन नंबर सेल। कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई होती है। करेक्ट।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, ये रहा, ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है भाई? देखते हैं, देखिए क्या कहा जाता है। सब्जियों को, फलों और फूल की उच्च किस्म वाली, उच्च मूल्य वाली फसलों को क्या, खेती को क्या कहा जाता है? इसको, खेती को क्या कहा जाता है? देखते हैं, देखिए ऑप्शन नंबर पे देख लेते हैं क्या कहते हैं। थोड़ा सा इससे दिख रहा है। चलिए, सेरीकल्चर, सेरीकल्चर किसे कहते हैं भाई? सेरीकल्चर, पीसी कल्चर, क्या पीसी कल्चर कहते हैं, क्या एपी कल्चर कहते हैं, क्या हॉर्टिकल्चर कहते हैं? अभी देख लेते हैं। जो सेरीकल्चर है वो किसे कहते हैं? जो रेशम कीट पालन है। क्या? रेशम कीट पालन जो होता है, रेशम, रेशम कीट पालन, रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। रेशम कीट पालन के लिए जो इम्पोर्टेंट जो कीट है, कौन सा काम में लिया जाता है? वो है बॉम्बिक्स मोराई। नोट डाउन करते चलना इनको सभी को। बॉम्बिक्स मोराई, या मोरी भी बोलते हैं इनको, इसको बॉम्बिक्स मोराई। तो सेरीकल्चर किसे कहेंगे? रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं, और इसका कीट जो होता है वो बॉम्बिक्स मोराई होता है। और इसके कीट का जो पोषण होता है, जो पोषक होता है, वो क्या होता है भाई? इंपॉर्टेंट जो प्लांट जो होता है वो होता है सहतूत। कौन सा होता है? सहतूत, जिसको मलबरी का पौधा कहते हैं। किसका पौधा कहते हैं भाई? मलबरी का पौधा कहते हैं। आया इतना समझ में? सेरीकल्चर भाई एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। सेरीकल्चर किससे रिलेट है? जो रेशम कीट पालन है। कौन? रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर कहा जाता है। इस पालन के लिए कौन से कीट, बहुत से कीट होते हैं लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो कीट होता है वो है बॉम्बिक्स मोराई। कौन सा है? बॉम्बिक्स, थोड़ा गलत लिख दिया भाई, होता है बॉम्बिक्स, दिख रहा है क्या? बॉम्बिक्स मोराई। आगे समझ। तो बॉम्बिक्स मोराई वो कीट होता है, और इस कीट का जो पोषक होता है, यानी कि किस पे अपना पोषण प्रदान करता है, पोषण ग्रहण करता है, वो क्या होता है? सहतूत होता है, या फिर जो मलबरी का पौधा होता है वो होता है। आगे सेरिकल्चर की समझ में। फिर है पीसी कल्चर। पीसी कल्चर किसे कहते हैं? मछली पालन को। किसको कहते हैं? मछली पालन को, मछली पालन को क्या कहा जाता है? पीसी कल्चर कहा जाता है। याद रखने में दिक्कत हो रही है तो आपको बता दें, ये जो मछलियां हैं वो कौन से वर्ग में आती हैं? पीसीज में। कौन से वर्ग में आती है भाई? पीसीज वर्ग में आती हैं। और इसीलिए देखो, पीसीज वर्ग और पीसी कल्चर, अब थोड़ी होगा कंफ्यूजन, अब नहीं होगा ना, क्योंकि पीसी कल्चर किसे कहेंगे? मछली पालन जो है उसको पीसी कल्चर कहेंगे। और इसका याद रखने का तरीका क्या है कि जो पीसी कल्चर, सॉरी, जो मछली है वो कौन से वर्ग में आती है? पीसी वर्ग में आती है। इसीलिए इसके पालन को क्या कहा जाता है? पीसी कल्चर। आ गया बराबर? सॉरी, इसके पालन को क्या कहा जाता है? पीसी कल्चर कहा जाता है। आ गया समझ? चलिए, थर्ड ऑप्शन क्या कहता है हमें? एपी कल्चर। एपी कल्चर किसे कहते हैं? एपी कल्चर तो कहते हैं भाई मधुमक्खी पालन को। किसको कहते हैं? मधुमक्खी, मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? एपी कल्चर कहा जाता है, मधुमक्खी पालन। अब इसको याद रखने का तरीका क्या है? जो मधुमक्खी है, कौन? मधुमक्खी। मधुमक्खी कौन सी, उसकी प्रजाति का क्या नाम है? मधुमक्खी की जो प्रजाति है उसको कहते हैं एपिस। इसका वंश क्या है? एपिस। क्या वंश है इसका? एपिस। क्या है, क्या है? एपिस। ठीक है। और इसको कहते हैं, इसकी जाति जो है होती है इंडिका। वंश कौन सा हो गया इसका? एपिस। जाति हो गई इसकी इंडिका। तो जो मधुमक्खी सबसे ज्यादा पालन की जाती है भारत में वो कौन सी है? एपिस इंडिका। देखो एपिस है, और एपी से क्या निकल के आया आपके पास? एपी निकल के आया। आया ना याद करने का तरीका?
एपी कल्चर है वो क्या है, मधुमक्खी पालन को कहा जाता है। जो मधुमक्खी है वो कौन से वर्ग में आती है, वर्ग नहीं, मधुमक्खी जो है उसकी जो वंश है उस वंश को कहा जाता है एपिस। वंश को क्या कहा जाता है, एपिस कहा जाता है। और उसकी जाति जो होती है, स्पीशीज जो होती है वो इंडिका होती है। इसीलिए अब याद रखते हो, यहाँ से रख सकते हो एपिस और एपीकल्चर, समझ गए। तो जो मधुमक्खी है उसका जो सबसे ज्यादा पालन किया जाता है वो है एपिस इंडिका। भारत में एपिस इंडिका का पालन किया जाता है। इसके अलावा और भी स्पीशीज होती है उनका पालन किया जाता है। क्यों किया जाता है इनका पालन, भाई एक तो शहद के लिए किया जाता है, शहद के अलावा दूसरा जो वैक्स होता है, मोम जो होता है उसके लिए यूज किया जाता है। और जो मोम होता है उसका यूज किसमें किया जाता है, जो भाई सौंदर्य प्रसाधन, जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट जो होते हैं उनमें किसका यूज किया जाता है, मोम का यूज किया जाता है। शहद को खाने के लिए या फिर औषधियों में भी इसका यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है। फोर्थ ऑप्शन क्या कहता है, हॉर्टिकल्चर। जो हॉर्टिकल्चर के अंदर क्या है, सब्जियों की, सब्जियों, फल फूल, फल फूल की जो खेती होती है, फसलों की जो खेती है, उस खेती को क्या कहा जाता है, हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। ऑप्शन समझ में आया ना भाई। देखो एक ही क्वेश्चन से कितने सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं आपके, और सारे के सारे क्वेश्चन जो होते हैं ना, ये एग्जाम में रिपीटेटिव होते हैं, ठीक है, रिपीट होते रहते हैं हर एग्जाम में। आगे समझ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारे पास क्या निकल के आया, ऑप्शन नंबर 4, हॉर्टिकल्चर कहा जाता है फसलों की खेती। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। आया कि नहीं समझ में, आया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति क्यों पाई जाती है। भाई जो सेल वॉल है, सेल वॉल क्यों पाई जाती है, सेल वॉल क्यों पाई जाती है, सेल वॉल ये पूछा है। देखते हैं, ऑप्शन पढ़ लेते हैं कि कौन से ऑप्शन के कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा भाई, क्यों पाई जाती है, क्यों नहीं पाई जाती है। पहला क्या बोल रहे हैं, कथन, क्योंकि कोशिका भित्ति विभिन्न पर्यावरणीय कारकों से पादप कोशिकाओं की रक्षा करती है। पर्यावरणीय कारकों से रक्षा करती है, भाई करती है रक्षा, तो ये स्टेटमेंट तो क्या है, सही है। एक बार देखें सेल वॉल के बारे में देखते हैं, सेल वॉल क्या है, कितना दिख रहा है, ठीक है। सेल वॉल देखो, सेल वॉल, कोशिका भित्ति, कोशिका, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज भी बोलते हैं भाई, सेलुलोज भी बोलते हैं, ठीक है। किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। और ये किसमें पाई जाती है, प्लांट्स में पाई जाती है, इनकी पादपों में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, पादपों में या प्लांट्स में ये पाई जाती है, कोशिका भित्ति। इसके अलावा जो एक कोशिका झिल्ली आती है, क्या आती है भाई, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जो है वो किसकी बनी होती है, पीएलपी की बनी होती है, या फिर लिपिड और प्रोटीन बोलते हैं, लिपिड और प्रोटीन, पीएलपी, लिपिड प्रोटीन, लिपिड या पीएलपी, एलपी, ठीक है, कुछ भी बोलते हैं, मोस्टली लिख ही देते हैं, चलो लिपिड प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन की ये बनी होती है। और ये किन में होती है, जंतु कोशिकाएं होती है, इसमें जंतु कोशिकाओं में। ये किसमें होती है, पादप कोशिकाओं में, पादप कोशिका, और ये जंतु कोशिका। इतना आया समझ में। सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, और ये किसमें पाई जाती है, पादपों में पाई जाती है। जबकि जो कोशिका झिल्ली होती है वो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, वो किसमें पाई जाती है, जंतु कोशिका में पाई जाती है। जंतु कोशिका में प्लांट सॉरी कोशिका भित्ति जो होती है, सेल वॉल है, वो नहीं पाई जाती। प्लांट हमारे में ये नहीं पाई, सेल वॉल थोड़ी पाई जाती है, क्योंकि ये डेड सेल्स होती है। क्या होती है, डेड सेल्स होती है। अब देखते हैं अपने ऑप्शन पे आ जाते हैं, इतना पढ़ लिए ना।
चलिए ऑप्शन क्या कर रहा है, क्योंकि कोशिका भित्ति विभिन्न पर्यावरणीय कारकों से पादप कोशिकाओं की रक्षा करती है। पर्यावरणीय कारक जिसमें धूप, छांव, बारिश, ठीक है, सर्दी, गर्मी सभी आ गई, तो पर्यावरणीय कारकों से रक्षा करती है क्योंकि ये मर्त कोशिकाएं होती है। क्योंकि ये क्या होती हैं, मर्त कोशिकाएं होती है, इन पे पर्यावरणीय कारकों का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये मर्त कोशिकाएं होती है। कैसी होती है, मर्त कोशिकाएं होती हैं, इसीलिए भाई मर्त शरीर को किसी कारक का फर्क थोड़ी पड़ेगा, ठीक है। तो ये पर्यावरणीय कारकों से पादप कोशिकाओं की रक्षा करती है। भाई ये तो स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, क्योंकि पादप कोशिकाएं सजीव होती हैं। भाई ये बात तो हमने पहले लिख लिया कि भाई ये सजीव नहीं होती। सॉरी, ये कैसी होती है, मर्त होती है। कैसी होती है भाई, डेड सेल्स होती हैं, मर्त कोशिकाएं होती हैं, इसीलिए तो इन पर पर्यावरणीय कारकों का कोई इफेक्ट नहीं होता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या कहता है, क्योंकि पादप कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली नहीं होती। भाई नहीं होती क्योंकि पादप कोशिकाओं में कौन होती है, कोशिका भित्ति होती है। कौन होती है, कोशिका भित्ति होती है, तो ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, सॉरी फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए इसकी आवश्यकता होती है। भाई प्रकाश संश्लेषण की इसमें कहाँ से आवश्यकता होगी, प्रकाश संश्लेषण में किसकी आवश्यकता होती है, पत्तियों की आवश्यकता होती है। किसकी, पत्तियों की। और पत्तियों में भी किसकी, क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। पत्तियों में जो पोर्स पाए जाते हैं ना, उनके द्वारा रंध्र होते हैं, स्टोमेटा, ठीक है। तो भाई प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के लिए तो किसकी आवश्यकता होती है, पत्तियों की आवश्यकता होती है, तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती। स्टेटमेंट भी क्या है, गलत है। तो ये क्या कर रहा है कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति क्यों पाई जाती है, तो भाई तीन तो ये गलत हो गए, तीन स्टेटमेंट तो क्या हो गए, गलत हो गए। बचा कौन सा, एक, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि कोशिका भित्ति विभिन्न पर्यावरणीय कारकों से पादप कोशिकाओं की क्या करती है, रक्षा करती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आ गई समझ, चलिए समझ में आ गया तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन ये लो, अपनी अपनी जो देखने की क्षमता है उसको बढ़ाइए, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। बाइल का स्राव होता है, बाइल या फिर जो पित्तरस जो होता है, पित्तरस, इसका स्राव पूछा है भाई, किसके द्वारा होता है। ऑप्शन में देख लेते हैं कोई सा ऑप्शन है क्या। क्या आमाशय से, क्या जिगर से, बड़ी आंत से, पित्ताशय से। स्राव, आमाशय से किसका स्राव होता है, HCl का। किसका स्राव होता है, HCl का। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन में डिस्कस किया था, इसका पूरा नाम क्या होता है, HCl का पूरा नाम क्या होता है। देखते हैं, देखिए आपकी जो मेमोरी है वो कितनी ज्यादा है, तो एक्टिव है, कितनी ज्यादा एक्टिव है, तो आप इसका पूरा नाम कमेंट में बताओ। देखो HCl का पूरा नाम, ठीक है। तो आमाशय में किसका स्राव होता है भाई, HCl का स्राव होता है, जो भोजन को कैसा माध्यम प्रदान करता है, एसिडिक माध्यम, यानी कि अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। अम्लीय मीडियम, ये लो, अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। दूसरा है बड़ी आंत से, बड़ी आंत से स्राव नहीं होता, बड़ी आंत से जो है पचे हुए भोजन में से जल का अवशोषण होता है। किसका अवशोषण होता है, जल का अवशोषण होता है, जल का अवशोषण होता है। और ये जो बड़ी आंत जो होती है वो आहार नाल का अंतिम भाग होती है। इसका आहार नाल का अंतिम भाग होती है। इसका भी अंतिम भाग कौन होती है, इसका भी अंतिम भाग होती है एनस, गुदा द्वार जो होता है इसका अंतिम भाग होता है। पित्ताशय से, क्या पित्ताशय से इसका स्राव होता है, भाई यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक है जिगर से और एक है पित्ताशय से। अब देखते हैं जिगर, जिगर किसको कहते हैं भाई, लीवर को ही जिगर कहते हैं। क्या कहते हैं, लीवर को ही क्या कहा जाता है, जिगर कहा जाता है, यानी कि यकृत को। यकृत में क्या होता है, पित्तरस, पित्तरस का निर्माण होता है, इसका पित्तरस का निर्माण होता है। और पित्ताशय में पित्तरस को संग्रहित किया जाता है, पित्ताशय में पित्तरस को संग्रहित किया जाता है। आ गई समझ में,
यानी कि जिगर से तो क्या, जिगर या जिसको लीवर कहते हैं हम, उसमें पितरस का निर्माण होता है जो पित्तवाहिनी के द्वारा, किसके द्वारा, पित्तवाहिनी के द्वारा किसमें आता है, पित्ताशय में आता है। ठीक है, पित्ताशय में आने के बाद सहपित्तवाहिनी के द्वारा, किसके द्वारा, सहपित्तवाहिनी के द्वारा किसमें आता है, ग्रहणी में आता है। में आता है ग्रहणी। और ग्रहणी किसका भाग है, ग्रहणी छोटी आंत का भाग। किसका भाग है, ग्रहणी छोटी आंत का भाग है। आगे समझ, ग्रहणी किसका भाग है, छोटी आंत का भाग है। तो हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, बाइल का स्राव किसमें से होता है, भाई पित्ताशय में इसका संग्रह होता है, बाकी स्राव किसमें होता है, किससे होता है, जिगर से होता है या फिर लीवर से होता है। जिगर आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना भाई, लीवर को क्या कहा जाता है, जिगर कहा जाता है, जिगर का टुकड़ा, टुकड़ा नहीं भाई तो पूरा जिगर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जिगर से बाइल का स्राव होता है। कंफ्यूज नहीं होना, पित्ताशय में इसका संग्रहण होता है, केवल पित्ताशय में क्या होता है, इसका संग्रहण होता है, जो सहपित्तवाहिनी के द्वारा ग्रहणी में छोड़ा जाता है, या फिर जो छोटी आंत का पहला पार्ट होता है ग्रहणी, उसमें छोड़ा जाता है। क्लियर हो गया, आया समझ में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जिगर, जिगर का टुकड़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या कह रहा है, निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत होती है, अधिक लंबी आंत होती है। इंटेस्टाइन की बात किया है, किसकी बात किया है, आंत की बात किया। तो छोटी बड़ी मीडियम साइज की जो आंत होती है उसके बारे में देख लेते हैं एक बार हम। जो सबसे लंबी, सबसे लंबी आंत, सबसे लंबी जो आंत है वो किन में होती है, जुगाली करने वाले जीवों में। इसमें जुगाली करने, जुगाली समझते हो, जानवर जो किसका सेवन करते हैं, सेलुलोज का सेवन करते हैं, यानी कि जिसको हम कहते हैं हरी घास, किसका, हरी घास का जो सेवन करते हैं, क्योंकि उसको पचने में टाइम लगता है, इसीलिए जो सबसे लंबी आंत होती है वो किसकी होती है, सेलुलोज पाचन करने वाले, या फिर यहाँ पे इसका दूसरा नाम भी आ सकता है जुगाली करने वाले, क्या, जुगाली करने वाले। ठीक है, उनमें, या फिर इसको बोल सकते हैं हम पशु, नाम ले सकते हैं इसका, यहाँ से क्या नाम ले सकते हैं हम, पशु, जैसे गाय भैंस हो गई ना, उनमें जो हरी घास का सेवन करते हैं, गाय भैंस हिरण, ये सभी इनमें आ जाते हैं जुगाली करने वाले। जुगाली किसे कहते हैं कि भाई वो एक बार तो वो क्या होते हैं, खा लेते हैं, खाने के बाद फिर जब वो शांति से बैठे होते हैं कि भाई हाँ अभी हमें खाना नहीं है, अभी हम केवल क्या करना है, जुगाली करना है, वो वापस अपने हाथ में से भोजन को लाकर उनको अच्छे से उसको पचा, सॉरी उसको चबा कर फिर वापस अच्छे से उसको ग्रहण करते हैं, इसको कहते हैं जुगाली करने वाले। गाय नहीं होती, वो सारे दिन गाय भैंस, कभी गाय भैंस बकरी हिरण, वो अपने मुंह को 24 घंटे चलाती रहती है, उसको कहते हैं जुगाली करना। ठीक है, तो सबसे लंबी आंत तो किन में हो गई, जो सेलुलोज का जो सेवन करते हैं जो जानवर, जो जीव, उनमें होती है। फिर है सबसे, या फिर मीडियम, अरे ये क्यों करते, मध्य, मध्यम, मध्यम साइज की, मध्यम साइज की जो आंत होती है वो किसमें होती है, मध्यम साइज की आंत किन में होती है, जो कैसे होते हैं भाई, शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं, दोनों प्रकार के। जो मध्यम आकार में आता है मानव, मध्यम आकार में कौन आता है, मानव होता है, मध्यम आकार में कौन आएगा, मानव आता है। फिर है सबसे छोटी, सबसे छोटी आंत जो होती है, दिख रहा है ना भाई, सबसे छोटी आंत किन में होती है, सबसे छोटी, वैसे छोटी नहीं भाई साइज में, सबसे छोटी आंत जो होती है वो किन में होती है, जो मांस का सेवन करते हैं, किसका सेवन करते हैं, मांस का सेवन करने वाले जीवों में आंत क्या होती है, छोटी होती है। आ गई समझ में, तीन तीन लाइनें समझ में आई। सबसे लंबी आंत किसमें होती है, जो सेलुलोज का पाचन करते हैं, क्योंकि सेलुलोज का पाचन आसानी से नहीं होता, सेलुलोज का पाचन करने के लिए टाइम चाहिए होता है, तो इसीलिए उनकी आंत क्या होती है, सबसे लंबी होती है। फिर मीडियम साइज की, मध्यम आकार की जो आंत होती है वो किसमें होती है, मानव में होती है, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होता है, जैसे शाकाहारी होता था मांसाहारी भी हो गया मानव, इसीलिए मानव जो है, मानव में जो है मध्यम आकार की क्या होती है, आंत होती है। फिर है सबसे छोटी आंत किसमें होती है, वे जीव जो किसका भोज सेवन करते हैं, मांस का जो सेवन करते हैं,
मांस का सेवन करते हैं उनकी आंत सबसे छोटी होते हैं। ऑप्शन नंबर देखते हैं, क्या लोमड़ी, हमें कौन सी पूछा है, लंबी आंत पूछा ना, अधिक लंबी आंत पूछा है, सबसे बड़ी पूछा है। तो लोमड़ी, लोमड़ी किसका सेवन करती है, मांस का सेवन करती है क्या लोमड़ी, मांस का सेवन करती है। भाई ये वही तो है, अंगूर खट्टे हैं। जब कोई इसका अंगूर हाथ मिल लेंगे तो उन्होंने क्या बोला, अंगूर खट्टे हैं, ऐसा ही होता है। मंजिल नहीं मिल पाती तो बोले किस्मत खराब है, नहीं, मंजिल हमें मिलेगी, बस आप कोशिश करते रहिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है। दूसरा है बाघ, बाघ भी क्या होता है भाई, मांसाहारी होता है। बाघ भी कैसा होता है, मांसाहारी होता है, मांसाहारी। बाघ भी मांसाहारी होता है, तो इसकी आंत तो सबसे छोटी होगी। फिर है कुत्ता, कुत्ता सर्वाहारी में आता है। कुत्ता किस में आता है, सर्वाहारी में आता है, सर्वाहारी, सर्वाहारी में आता है। तो जो सर्वाहारी में आते हैं, सर्वाहारी में जो आते हैं, उनकी आंत तो क्या होती है, मीडियम साइज की होती है। खरगोश, भाई खरगोश मांस का सेवन नहीं करता, ये घास फूस खाता है। क्या खाता है, घास खाता है, तो भाई सेलुलोज खाता है, इसीलिए इसकी आंत क्या अपेक्षाकृत लंबी होती है। ये लाइनें, 3 लाइनें समझ में आ गई हो तो सारा का सारा खेल समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन का आपको, आ गया ना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, यानी कि सबसे अधिक लंबी आंत किसमें होती है, ऑप्शन नंबर डी, खरगोश में सबसे लंबी आंत होती है। आ गई समझ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन, लो भाई कंप्लीट हो गए क्वेश्चन, समझ में आए ना आपके क्वेश्चन, समझ में आए, समझ में आए तो भाई शेयर कर दीजिए क्लास को, लाइक कर दीजिए, जो क्वेश्चन पूछे उनके कमेंट जरूर करना, कमेंट, ठीक है, जरूर करना है आप। क्लास के लिए आप सभी को धन्यवाद भाई, लाइक शेयर करते हुए चलना क्लास।